देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएजी 172 शासन मुद्दे और चुनौतियां। ठीक है, ये आपकी बुक रहने वाली है। जो आपका एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। 3 घंटे का एक आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें 20 नंबर के ज्यादातर क्वेश्चन होंगे। एक दो क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर का भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, आपकी बुक का नाम रहेगा शासन मुद्दे और चुनौतियां। देखो, ये जो किताब है शासन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यानी जो हमारा शासन चलता, शासन भैया नगर पालिका क्या करती है, सचिवालय क्या होता है, इन सब चीजों के हम जैसे गांव में लाइन बिछती है, खड़ंजा है, या सड़क जा रही है, बिजली है, पानी है, इन सब चीजों को हम लोग शासन की बात कर रहे हैं ना। यानी हम यहाँ पर एक प्रकार से शासन की बात करेंगे, यानी गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नेंस की। हम यहाँ पर आपको पूछेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें। ठीक है, तो चलिएगा, इसमें अगर मैं बताऊं तो टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 15 चैप्टर हैं। कितने? बुक में आपके 15 चैप्टर हैं, और 15 के 15 चैप्टर हम लोग देखेंगे जरूर, क्योंकि कहीं से भी अगर आपसे एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो आपको लिखने में क्या रहे, आसानी रहेगी। ठीक है, 15 चैप्टर, और 15 में से अगर आप देख लिए तो 10-12 चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो चलिएगा देखते बताता हूं। तो आपका ये जो पहला चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है जी, देखिएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज। ठीक है, जिसमें से अगर मैं बात करूं, वैश्वीकरण को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे वैश्वीकरण और राज्य क्या है, वैश्वीकरण और भाई बाजार क्या है, वैश्वीकरण और नागरिक समाज क्या है, और वैश्वीकरण होता क्या है। जितने लोग बैठे होंगे भाई सबको पता आखिर वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण का सिंपल सा मतलब ये होता है, बिना रुकावट के, बिना रोक टोक के, यानी माल यानी जो प्रोडक्ट है उसकी आवाजाही जो है, ठीक है, अगर वो बिना रुकावट के हो रही है, इन्हीं चीजों से इसको वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण मतलब ये नहीं आर्थिक लिहाज से ही वैश्वीकरण होता है, समझ रहे हो। हम लोग वैश्वीकरण को किसको जानते हैं? वैश्वीकरण का सामान्यतः हम लोग ये मानते हैं कि भाई जैसे भारत का यानी इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो सामान बन रहा है, वो चीन में जाकर के बिक रहा है, चीन का सामान भारत में आकर के बिक रहा है, भारत का सामान प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बिक रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। लेकिन जो वैश्वीकरण है ये कई प्रकार का होता है। वैश्वीकरण राजनीतिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी वैश्वीकरण है, और अर्थव्यवस्था। मोस्टली हम जो वैश्वीकरण को पढ़ते हैं वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से पढ़ते हैं। ठीक है, कि भाई मार्केट का खुल जाना। वैश्वीकरण क्या एक प्रकार से, जिसको हम आप सबने सुना भी होगा ना, कि भाई 1991 में भारत में क्या हो गई थी? अर्थव्यवस्था खुल गई थी। यानी भारत में वैश्वीकरण यानी एक प्रकार से मार्केट को खोल देना। मार्केट को किसके लिए खोल देना? दूसरे देश के लोग आकर के हमारे मार्केट में निवेश कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों ने देखा हो कि इस देश में चाइना की कंपनियां हो, अमेरिकन कंपनियां हो, जापानीज कंपनियां हो, तमाम देशों ने और तमाम कंपनियों ने भारत में निवेश किया। ठीक है, ये वैश्वीकरण है। दूसरा आप थोड़ा सा वैश्वीकरण जैसे हम लोग बात करेंगे, सांस्कृतिक वैश्वीकरण होता है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या आप लोगों ने देखा होगा भाई, कि जो खान पान है, पहनावा है, भाषा है, उसका भी तो वैश्वीकरण बहुत ज्यादा हो गया है। कि जैसे मान लो कहीं विदेशी भाषा है वो हमारे देश में बोली जा रही है, विदेशी त्योहार है या खान पान है वो हमारे देश में भी चल रहा है। ये पूरा क्या है? वैश्विक। अब जैसे एक शब्द था वैश्वीकरण और बाजार, अगर आप देखेंगे आज का जो पूरा वैश्वीकरण हो बाजार आधारित है, बाजार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है अगर आप लोग देखेंगे ना। दूसरा क्या एक शब्द आता वैश्वीकरण और राज्य। देखो जब से भैया मेरे वैश्वीकरण हुआ है तब से जो राज्य के अधिकार हो कम हो गए ना। देखा होगा आप लोगों ने कि राज्य के जो नियम कानून हैं वो कई बार वैश्वीकरण के कारण उतने प्रभावी नहीं है। राज्य की जो शक्तियां पहले बहुत ज्यादा होती थी, पहले स्टेट जो रहता था यानी जो राज्य रहता था वो बहुत पावरफुल होता था। ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे जब से वैश्वीकरण हुआ है तब से कई बार राज्य ऐसा होते हैं कि वो किसी कंपनी के दबाव में, जैसे फेसबुक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अलग अलग गूगल जैसे, इन कंपनियों के प्रेशर में आकर के वो अपने देश के नियम कानूनों को भी क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। तो वैश्वीकरण इस लिहाज से हम लोग इसमें क्या करेंगे? बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा वैश्वीकरण को ही देखते हैं। वैश्वीकरण क्या है?
21वीं सदी का कह सकते हैं कि सबसे फेमस वर्ड है, यानी बहुत ज्यादा लोकप्रिय शब्द है। और अगर हम लोग वैश्वीकरण की बात करें तो सब लोग इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, सभी लोग वैश्वीकरण की बड़ी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण जो है ये आर्थिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और राजनीतिक भी होता है, ठीक है। और वैश्वीकरण के जरिए हम लोग क्या करते हैं भैया, राष्ट्रीय सीमाओं को कम किया है। वैश्वीकरण क्या है भाई, राष्ट्रीय सीमा को कम करने का मतलब समझते हो कि भाई कि आप कहीं पर भी अपना सामान को बेचना चाहते, प्रोडक्ट को बेचना चाहते, आप बिना रुकावट के मतलब समझते, जैसे मान लीजिए कि मुझे अपना जो मैं कंपनी में अपना प्रोडक्ट बना रहा हूं और मुझे उस प्रोडक्ट को जाकर के चीन में बेचना है, जापान में बेचना है, तो मुझे वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और मैं आसानी से, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय सीमाओं को कम किया है, माल और सेवाओं की जो आवाजाही उसको तेजी दिया है वैश्वीकरण। यानी माल का मतलब क्या होता है, कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी जो सामान भैया बन रहा है वो किसी भी देश में जाकर के आसानी से बिक सकता है। यानी अंतरराष्ट्रीय जो आवाजाही है, जो व्यापार है, उसको कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने गति देने का प्रदान किया है, ठीक है। अगर हम लोग वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण जो है एक से अधिक परिभाषा हम लोग इसकी दे सकते हैं। वैश्वीकरण के जरिए अगर आप देखें तो परिवहन, आवाजाही बहुत आसान हो गई। देखते होगे तुम लोग ना कि भाई दिल्ली से फ्लाइट चलती तो अमेरिका जा रही है, अमेरिका की फ्लाइट जापान जा रही, जापान की फ्लाइट पाकिस्तान जा रही है। यानी वैश्वीकरण से क्या होगा कि परिवहन, लाने ले जाने वाला जो काम है, परिवहन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो कि ये बहुत आसान हो। दूसरा वैश्वीकरण क्या है भाई, संचार को बहुत आसान, संचार यानी कम्युनिकेशन, ठीक है। देखा होगा ना कि जैसे इंटरनेट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है, संचार वो किसी प्रकार का भी यानी कम्युनिकेशन जो उसके साधन बहुत आसान, जब से वैश्वीकरण हुआ भाई किसी भी देश से किसी भी देश में संचार करना आसान हो गया। इन टेक्नोलॉजी बहुत आसान होगी भाई, एक देश की टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे देश में जा रही, देखा होगा ना टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण का मतलब होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में चीजों को जाना, ठीक है। देखा होगा ना कि भाई जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत में आई, भारत की टेक्नोलॉजी अब विदेश में जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो। दूसरा वैश्वीकरण को एक शब्द और बोलते हैं, वैश्विक ग्राम बन गए, यानी पूरी दुनिया भैया एक गांव बन गई। गांव का मतलब क्या है कि कहीं कोई व्यक्ति भी आराम से आ सकता है, जा सकता है, अपने सामान को ला सकता है, वहां पर कुछ भी जाकर के बेच सकता है, दुकान कर सकता है। इस इन चीज यानी पूरी दुनिया जो क्या बन गई है, वैश्वीकरण बन गई है। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को राज्य की चुनौतीपूर्ण अधिकार और कल्याणकारी कार्य में अपरिवर्तनीय माना। यानी जो वैश्वीकरण है इससे किसको भैया चुनौती मिल रही, राज्य को। एक बात बताओ, पहले के समय में जो राज्य था ना बहुत शक्तिशाली होता था, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मान लो जापान की एक कंपनी भारत में आई, ठीक है, जापान की एक कंपनी भारत में आई, कंपनी ने बोला कि मुझे ये चीजें चाहिए, तब हमारी कंपनी यहां पलेगी। राज्य कई बार क्या करता है, उस कंपनी के दबाव में अपने नियमों और कानूनों को क्या कर देता है, वो बदल देता है, समझ रहे हो। इसी की हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण। अगर आप राज्य में देखेंगे, यानी जो स्टेट है, जो राज्य है, वो किसी कंपनी के दबाव में, किसी कंपनी हो या कोई फर्म हो या जिसको हम बोलते हैं या कोई संस्थान हो, उसके अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान उनके दबाव में अपने कानूनों को क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, या कर देता, बदल देता ना, ठीक है। इस प्रकार की चीजें होती रहती। अगर आप वैसे भी देखोगे भाई गूगल के पास जितना पैसा उतना तो जापान के, या जैसे छोटे मोटे देश जैसे नेपाल है, भूटान है, इस प्रकार के जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन देशों से ज्यादा पैसा तो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है ना। यानी क्या है कि वैश्वीकरण ने राज्य की जो शक्तियां उसको क्या किया है, प्रभावित किया है। देखा होगा ना कि कई बार राज्य ऐसा करते कंपनी के प्रेशर में आकर के उसको जमीन दे रहे हैं कम दामों में, या उसके लिए सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, टैक्स में कई बार उसको छूट भी दे देते। देखा होगा ना कई बार जो राज्य होते हैं वो कंपनियों को टैक्स में छूटे भी दे देते, जिसको हम लोग कर में बहुत ज्यादा उनको मिलता है। तो किस कारण से मिल रहा है, इससे क्या कहा जाता है कि राज्य जो पहले बहुत शक्तिशाली होता था, अब राज्य की जो शक्तियां हैं वैश्वीकरण ने कम किया। भाई आप देखो पूरी दुनिया को हम लोग ध्यान में रखते हैं, देखा होगा ना कि सरकार कोई भी कानून बनाती है तो भाई जैसे भाई कोई कानून बन रहा है, ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली अगर बताऊं, जैसे मान लो भाई मुसलमानों को लेकर के इस देश में कोई कानून, और ध्यान रखें भाई गल्फ कंट्री वाले कहीं कुछ बोले ना, या जैसे मान लो हमारे देश में अगर कोई कानून बना भाई यूनाइटेड नेशन वाले कहीं उंगली ना उठा दें, कहीं भारत की बेइज्जती ना हो जाए। यानी अब देखो, यानी अब जो राज्य है वो कानून बनाते समय अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखता है ना।
अब जैसे तुम लोग देखे होगे कि जैसे चीन का और भारत का व्यापार है, ठीक है भाई, चीन का बहुत सारा सामान भारत में बिकने आ रहा है, चीन के साथ हमारा युद्ध भी हो जा रहा है, यानी युद्ध का मतलब इस प्रकार की स्थितियां हैं, ठीक है। तो युद्ध भी अगर हो जाएगा तब भी भारत और चीन का जो आवाजाही है, जो सामान बिक रहा है वो चलता रहेगा ना। जैसे पाकिस्तान के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारा बातचीत बंद है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे चीनी आ रही है, चावल आ रहा है, सारी सारी चीजें जो है, यानी माल की आवाजाही जो है वो चालू रहती है। क्या है, यानी आप इसको क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप विश्व व्यापार संगठन जो है उसके जरिए कानून है कि भाई कहीं पर भी माल की आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है कि देश, यानी दो देशों में कह सकते हैं युद्ध भी चल रहा है, ऊपर भैया युद्ध चल रहा है, नीचे नीचे गाड़ियों से माल की आवाजाही हो रही है, सामान बेचे और खरीदे जा रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि राज्य की शक्तियां एक प्रकार से क्या हुई है कि प्रभावित बहुत ज्यादा है। यानी कोई भी राज्य अगर आप देखेंगे अगर किसी कानून को बना रहा है या किसी नियम को बना रहा है तो उसे खास तौर से इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं भाई अंतरराष्ट्रीय कानून से वो टकरा तो नहीं रहा, या अंतरराष्ट्रीय कानून कोई ऐसा है जिससे वो राज्य या देश कानून बना जिससे दिक्कत खड़ी हो जाए। इन चीजों को भी क्या करता है, वो देख रेख करता ना। तो वैश्वीकरण से आप देखेंगे तो सारी चीजें अगर आप देखेंगे हो रही हैं। अगर हम लोग वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण कोई नई चीज नहीं भाई, पहले के समय में भी होता था, ठीक है। पहले के समय में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई एक देश का राजा दूसरे देश के साथ क्या करता था, व्यापार करता था। लेकिन मूलतः अगर आप देखेंगे जो वैश्वीकरण है उसका शुरुआत कब हुई, तो भाई उसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में माना जाता है, जब साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। साम्राज्यवाद का मतलब है यानी जब देशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी साम्राज्यवाद। और जब से औद्योगिकरण हुआ, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं ना, कि यूरोप में बहुत सारी कंपनियां लग गई थी ना, देखा होगा सुना भी होगा, यूरोप में औद्योगिकरण हो गया था, एक प्रकार से उद्योग धंधे। अरे एक बात बताओ, जब उद्योग में यूरोप में उद्योग धंधे लगे, उन्होंने बहुत सारा सामान बनाया, भाई उस सामान को कहीं तो बेचने भी तो जाएंगे। इसलिए देखा होगा कि कई सारे देशों, यानी जैसे अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन, ब्रिटेन ने कई सारे देशों को गुलाम बनाया। गुलाम बनाने का रीजन भी था कि अपना सामान जाके बेचना है। जैसे भारत को, भारत भी गुलाम बना या कॉलोनी बना, किसका बना भाई, ब्रिटेन का बना, ठीक है। तो ब्रिटेन की कॉलोनी जब भारत बना तो उसका मकसद उनका क्या था कि भारत में जाकर के क्या करेंगे, अपने सामान को क्या करेंगे, यानी जो प्रोडक्ट है उसको लोग आकर के बेचेंगे। तो वैश्वीकरण की जो शुरुआत है कब हुई भाई, 16वीं शताब्दी से हुई, या आप लोग कह सकते हैं कि मध्यकाल से वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है। और वैश्वीकरण के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे WTO है या गेट है, या इस प्रकार के कई सारे संगठन जो हैं आज के समय में ये बन गए हैं ना। अगर हम लोग बात करें 14 से लेकर 1950 1700 यानी 1750 तक अगर आप देखेंगे, ईसाई जगत की समाप्ति हुई राष्ट्रवाद के आगमन के द्वारा। यानी देखो, जब दुनिया में राष्ट्रवाद की विचारधारा का जन्म हुआ तब से हम लोग कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसकी एक शुरुआत हुई, ठीक है। अगर आप देखेंगे 1750 से 1857 तक यूरोप में राज्य के नवनिर्माण में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रवाद और विश्ववाद के प्रारंभिक दिनों में एक चित्रण में आया। अगर खास तौर से अगर आप देखें शीत युद्ध के बाद जो है वो भाई कह सकते हो कि वैश्वीकरण जो है वो तेजी से बढ़ा है। और 1991 के बाद अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इसको एक प्रकार से एक्सेप्ट कर लिया गया। और पूरी 91 में यानी 1991 में जब पूरी दुनिया ने क्या किया भाई कि अपने रास्ते खोल दिए, यानी बाजार को खोल दिया, तब से कहा जाता है कि वैश्वीकरण तीव्र गति से हुआ। क्योंकि 89 के आसपास अगर आप देखेंगे तो शीत युद्ध में क्या हुआ कि शीत युद्ध में अमेरिका की जीत हो गई। और कह सकते हैं कि उसी टाइम अगर आप देखेंगे तो जो सोवियत संघ था उसके सारे देश अलग हो जाते हैं, तो अमेरिका की जो विचारधारा पूरी दुनिया में क्या है फैल जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को बहुत ज्यादा, अगर आप वैश्वीकरण की बात करें, आप देखो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गए ना। जैसे हम लोग बात करें, जैसे WTO है, गेट है, या G7 है, G20 है, सब क्या है, ये वैश्वीकरण के एग्जाम्पल हैं कि आज पूरी दुनिया जो है एक मंच पे आकर के क्या कर रही है, यानी माल की आवाजाही या प्रोडक्ट को लेकर के सारा काम हो रहा ना, बाजार को खोला जा रहा है, कहीं कोई भी जाकर के, ये वैश्वीकरण का ही पूरा क्या है एग्जाम्पल हम लोग यह देख रहे हैं। आज देखो इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, फैक्स है, कंप्यूटर है, इनका डिजाइन है भी देख रहे, ये सब जो सारी चीजें आज हमारे देश में हुई, आज पूरी दुनिया में हो रही है, वैश्वीकरण के कारण ही हो रही है। यानी एक देश की चीज का दूसरे देश में जाना या इसका प्रसार होना ही क्या है, वैश्वीकरण भाई कई प्रकार का। परिपेक्ष मतलब होता है परिपेक्ष, देखो जैसे आर्थिक वैश्वीकरण को हम मूलतः आर्थिक ही मानते हैं, ठीक है। आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को खोल देना, ठीक है।
देखा होगा ना कि भाई पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी है पूरी खुल गई वैश्वीकरण में। अगर आप देखें ना इकोनॉमी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण, तो मैंने आर्थिक ही ज्यादातर करा यानी स्थानीय बाधाओं को कम किया है। किसने किया? वैश्वीकरण को, यानी व्यापार को ये करने में और माल की आवाजाही में क्या किया इसने? बहुत ज्यादा आसान किया अगर हम वैश्वीकरण की बात करें आर्थिक लिहाज से। दूसरा सामाजिक वैश्वीकरण, भाई सामाजिक अगर आप देखें समाज में एक प्रकार से सामाजिक भी वैश्वीकरण हुआ ना। अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे स्थान के भेद को कम किया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक समाज से दूसरे समाज की दूरियां क्या हुई हैं? बहुत ज्यादा कम हुई है। सामाजिक सांस्कृतिक का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक वैश्वीकरण का आप ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग देखोगे ना कहीं का खान पान कहीं जा रहा है, कहीं का पहनावा कहीं जा रहा है, देखो ना जैसे हमारे यहाँ का खान पान बदल गया, हमारे यहाँ का पहनावा बदल गया, ठीक है। ये चीजें जो बदल रही है क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक वैश्वीकरण, यानी पहले समाज में जो बदलाव आ रहा है या दूसरे समाज का जो प्रभाव पड़ रहा है, इस सब चीजों को हम क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक वैश्वीकरण बोला जाएगा। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वैश्वीकरण को लेकर के ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो वैश्वीकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको यही लिखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आप इनको पॉइंट बना सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। जैसे एक चीज आएगी वैश्वीकरण और राज्य क्या है। देखो भाई वैश्वीकरण और राज्य की अगर बताऊं तो मुख्य बात यही कह रहा है कि वैश्वीकरण होने से राज्य की शक्तियां घटी हैं बढ़ी हैं, ठीक है। ये बात होती है। देखो भाई जब वैश्वीकरण हुआ तब से राज्य उतना पावरफुल नहीं है। अगर आप बात करेंगे ना कि भाई राज्य जो होता था पहले बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था, ठीक है। राज्य के पास एक्सट्रीम पावर होती थी। एक्सट्रीम का मैंने यानी उसकी शक्ति का कोई वो ही नहीं था, अंदाजा नहीं था उसके पास कितनी पावर है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो जब से वैश्वीकरण तब से राज्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, विश्व बैंक हो, अंतरराष्ट्रीय यानी हो या WTO, इन सभी चीजों का क्या है? राज्य को ध्यान में वैश्वीकरण को प्राय राज्य की भूमिका को घटाने के क्रम में रूप में हम देख सकते हैं। क्या करें? इस लाइन को देखे गए कह रहे हैं ना कि वैश्वीकरण के प्रभाव को हम प्राय राज्य की भूमिका को घटाने या कम करने के रूप में देखा जाता है। बाजार द्वारा इसके कई आर्थिक कार्यों को अधिग्रहण किया जा सकता है या तर्क दिया जाता है कि राज्य का संकुचित होना प्रत्यक्ष बाजार के रूप में वृद्धि के लिए आनुपातिक और बाजार संतुलन और श्रम विभाजन के लिए पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। देखो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई मेरे कि जब से वैश्वीकरण हुआ तब से राज्य की जो शक्तियां हैं वो कम हुई है, क्योंकि बाजार को जो है वो एक प्रकार से आर्थिक लाभ ज्यादा हो रहा। राज्य का जो प्रसार है, राज्य की जो शक्तियां संकुचित होना, यानी वो अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें, ठीक है, तो राज्य की जो शक्तियां काफी कम होगी, क्योंकि बाजार हमेशा क्या है? संतुलन बनाने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो अगर आप देखेंगे तो अब आज के समय में जो राज्य की शक्ति, उतनी ज्यादा राज्य की शक्ति नहीं। पहले राज्य बहुत ज्यादा पावरफुल था, अब नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया ना कि भाई कोई भी कंपनी किसी देश में जाकर के लगेगी या कहीं पर कोई निवेश करेगा, ठीक है, तो निवेश अगर कोई देश किसी देश में आके कर रहा है तो उसको आपको बहुत सारी सहूलियत देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने नियमों को भी कई बार बदलना पड़ता। देखा होगा ना कई देशों में कंपनियां, अगर कोई कंपनी आती है तो उसके लिए उस देश में कई नियम कानूनों को बदलना पड़ता है। तो यही कह रहे हैं कि भाई इससे क्या हुई है? राज्य की जो शक्ति है क्या हुई? कम हुई। पहले राज्य जो था सिर्फ एक उद्देश्य से काम, देखो राज्य का काम है कल्याणकारी योजनाओं को चलाना। राज्य जो है वो नागरिकों को कल्याण की बात करता है, और बाजार जो होता है भैया वो हमेशा क्या करता है? मुनाफा कमाने का प्रयास करता है। क्या? चाहे राज्य यानी अगर आप देखेंगे तो राज्य और बाजार में बड़ा फर्क है ना। देखो ना राज्य हमेशा किसकी बात करता है? भाई जो देश के नागरिक हैं वो अच्छे रहें, वह एक प्रकार से कह सकते हो कल्याण, उनके वेलफेयर स्कीम चलाता है, कल्याणकारी। देखो अगर आज आज देखो भारत में जो सरकारें हैं क्या कल्याणकारी तो योजनाएं चलाती है ना। भाई सिलेंडर फ्री में बांट दिया, आधे पैसे में दे दिया, या बिजली पानी फ्री में कर दिया, या और कई सारी योजनाएं जो इसको वो इसी बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि जो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, यानी स्कीम बहुत चलाता है ना, ताकि गरीब जो व्यक्ति है उसको उसकी भी भलाई हो सके ना, वो भी कम से कम जी सके। जैसे आप देखोगे ना 5 किलो राशन बट रहा है, सारी जो चीजें बट रही क्या है? एक सब कल्याणकारी राज्य है। यानी राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य यानी योजनाएं ज्यादा चलाता है, वेलफेयर स्टेट का काम करता है। लेकिन जो बाजार होता है, जो मार्केट होता है, वो क्या करता है? हमेशा लाभ के लिए काम करता है, ठीक है। इसलिए हम इन पूरे चैप्टर में इसका पूरा थीम यही निकल के आएगा, बाजार लाभ के लिए काम कर रहा है, और जो एक प्रकार से राज्य है वो नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के रूप में क्या करता है? वो काम करता है।
ठीक है, इसलिए इसको लेकर के वैश्वीकरण के लिहाज से इन्होंने पूछ रखा है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 रहेगा शासन। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे दो है इंपॉर्टेंट है, 2.2 है और 2.4 है, ये दो ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, या आ सकता है। देखो वर्तमान समय में हम शासन की चर्चा बात करेंगे, क्योंकि जो शासन है 20वीं शताब्दी में कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बना। अब शासन केवल विकास के मुद्दों का केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि विकास की रणनीति और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बन गया। अगर हम लोग शासन की बात करें, राज्य एक बृहद यानी बहुत बड़ा अंग है। जैसे लोक प्रशासन हमेशा जन कल्याण के लक्ष्य और उद्देश्यों को बात करता है। देखो अगर हम लोग बात करें भाई जो शासन है, ठीक है, शासन को हम क्या कह सकते हैं कि जो जन कल्याण की बात करते हैं, यानी जन कल्याण का मतलब क्या, तो भैया लोगों की भलाई करना, समझो, लोगों की भलाई करने के लिए योजनाएं बनाता है और लक्ष्य बनाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्या है, ये कौन करता है भाई, ये शासन करता है। शासन जो है सरकार, जो शासन के कार्यभार को निष्पादित करने वाली एकमात्र एजेंसी है। यानी शासन को कौन चलाती है, सरकार चलाती है। सरकार क्या करती है, शासन के जरिए ही क्या करती है, कल्याणकारी योजनाओं और जन कल्याण के लिए क्या करती है, वो काम करती है। शासन जो सार्वजनिक है और निजी क्षेत्रों में एक प्रकार से क्या है, दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, चलाने का काम करता है। अगर हम लोग शासन की बात करें, यानी शासन क्या है, यानी सरकार कह सकते हो कि शासन के जरिए जन कल्याण और लोक हित के काम करती है। कौन करता भाई, जो सरकार होती है वह शासन के द्वारा जनता के कल्याण की काम करती है शासन के जरिए, और जनता के जो लक्ष्य हैं, जो हित हैं, उसके लिए क्या है, उनकी सुख सुविधाओं को क्या है, पूरा करने का भी काम कौन करती है, सरकार करती है। यानी सरकार शासन के माध्यम से ही जनता को बेहतर और अच्छा शासन देने का भी काम करती है। अब हम लोग बात करें शासन क्या, देखो शासन की अवधारणा का प्रयोग कम से कम 14वीं शताब्दी से होता रहा है। यानी शासन की अगर हम लोग बात करें भाई, शासन शब्द का प्रयोग कब से हो रहा है, तो 14वीं शताब्दी से हो रहा है। कब से, 14th सेंचुरी से अगर आप देखेंगे तो शासन शब्द का जो प्रयोग है, जो यूज है, वो लगातार होता आ रहा है। ठीक है भाई, 14वीं शताब्दी से आप लोग कह सकते हैं कि शासन शब्द का जो प्रयोग है वो लगातार चल रहा है। उस समय इसका अर्थ सरकार का स्थान होता था। पहले शासन को हम लोग किसको समझते भैया, सरकार। पहले लोग हम सिर्फ शासन को किससे मानते, सरकार कहती थी। कई अर्थों में इसका प्रयोग किया जाए, शासन कई अर्थों में। शासन जो है एक प्रकार से शक्ति को शासित करने का कार्य है। यानी क्या है, शासन का मतलब होता है किसी शक्ति को शासित करना या कार्य करना। शासन क्या एक प्रकार जो भाई कार्य करना भी कह सकते हैं, कार्य या ढंग को जिस रूप में इसको बताया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, शासन का मतलब होता है एक प्रकार से संचालन करना या आगे बढ़ाना। शासन क्या करता है भाई, संचालन करता है या चीजों को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है ना। अरे शासन का सिंपल से मतलब भाई मेरे ये है कि जैसे हमारी पुलिस है, ठीक है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, अरे जो बात करते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं कोर्ट है, कचहरी है, क्या है, ये सब शासन को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं ना। यानी क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। शासन एक प्रकार से क्या है, शासित करता है। ठीक है, देखो शासन सामान्य अर्थों में निर्णयन की प्रक्रिया, यानी कोई भी निर्णय डिसीजन लेता उसको हम लोग क्या, शासन। शासन का कार्यालय व कार्य, शासन को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। यानी शासन, सरकार जिस तरीके से शासित करना चाहती है ताकि वह अपने जन कल्याण की योजनाओं को लागू कर सके, वो उस रूप में हम शासन की बात करें। शासन से मतलब होता है जनता को शासित करना। शासन का मतलब है जनता को क्या करना भैया, शासित करना। ठीक है, या सार्वजनिक मामलों में संचालित करना। अगर मैं बात करूं, शासन शब्द का संबंध एक देश के सभी स्तरों पर प्रभावकारी, यानी कोई भी जो सरकार है, कोई भी जो सरकार है वह शासन के जरिए देश के सभी मामलों को कंट्रोल करती है या उसका मैनेजमेंट करती है। भाई जैसे हमारे देश की सरकार है वह शासन के जरिए सभी मामलों का मैनेजमेंट करती है, ये शासन है। या क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देता है जनता की, यानी शासन क्या करता भैया, जनता की सुरक्षा और कल्याण की बात करता है। शासन के जरिए सरकार क्या करती है, जनता की सुरक्षा और जनता के जन कल्याण की बात करती है। भाई लोगों की भलाई का कार्य जो है सरकार किसके जरिए करती है, शासन के जरिए करती है। ठीक है,
देखो भाई, जब अच्छी सरकार थी तो लोग बोलते हैं भाई सरकार बहुत अच्छी है, अच्छा शासन चल रहा है ना। यानी जनता, यानी सरकार क्या करती है, शासन के जरिए जनता की सुरक्षा और जनता के कल्याण को हासिल करने का प्रयास करती है। इसका अर्थ है कि देश के विकास, सामाजिक और आर्थिक, यानी सरकार क्या करती है, शासन के जरिए देश का भैया सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, यानी आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करना है, यानी पूरा मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है, यानी शासन के जरिए सरकार देश का प्रबंधन करती है, यानी उसको मैनेज करती है। ठीक है, शासन शासित करने वाली सभी प्रक्रियाओं से संबंधित है, चाहे सरकार हो, बाजार हो, नागरिक समाज हो, जिसमें सहयोगी है। यानी शासन जो है क्या करता है, सरकार से भी संबंधित है, बाजार से भी संबंधित है, और जिसको हम बोलते हैं सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज से भी क्या होता है, संबंधित होता है। अगर हम लोग बात करें शासन शब्द का पहली बार प्रयोग, अगर हम लोग बात करें भाई शासन शब्द का फर्स्ट टाइम अगर किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया था तो 1970 में इसका प्रयोग हुआ था, लोक प्रशासन के रूप में इसका किया गया था। अगर शासन को कह सकते सरकार कम और ज्यादा शासन लोग चाहते हैं, यानी लोग भाई सरकार कम का मतलब समझते हो कि सरकार भैया नियम कानून कम लगाए और बढ़िया शासन चलाए। ठीक है, अच्छा शासन का मतलब ये होता है कि लोगों के कल्याण की बात करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे। लोग क्या चाहते हैं, कम सरकार, यानी सरकार कम और ज्यादा शासन चाहते हैं। कम सरकार का मतलब है कि जो सरकार है वो नियम कानूनों में ढील दे, नियम कानून कम लगाए। ठीक है, आवाजाही पाबंदियां कम लगाए। ठीक है, यानी नागरिकों पर कम से कम कानून हो और नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा आजादी मिले, नागरिकों की भलाई के लिए सरकार काम करे, यही वही शासन है। इसका प्रयोग सार्वजनिक और निजी संगठन, यानी जो शासन है वो हर जगह सरकार चलाएगी, चाहे प्राइवेट संस्थान हो चाहे निजी संस्थान हो, भाई हर जगह। 1989 में विश्व बैंक ने से समर्थन प्राप्त होने के हाल ही में शासन शब्द का महत्व मिला है। यानी सबसे पहले अगर आप देखें जो वर्ल्ड बैंक जिसको हम लोग विश्व बैंक बोलते हैं, उससे समर्थन प्राप्त शासन शब्द को अधिक महत्व मिला है। विश्व बैंक ने इसे विकास के नए क्रम में देखा है, विकासशील देशों के मामले में इसका प्रस्तुत किया है। इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए राजनीतिक शक्ति, शासन क्या एक प्रकार से कह सकते हो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना, पॉलिटिकल पावर का प्रयोग करना भी क्या भैया शासन है। ठीक है, यानी जब हम लोग राजनीतिक शक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं भाई शासन है। ऐसे भी कह सकते हैं कि शासन क्या है, कि यानी जब सरकार जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए कल्याण के लिए, उसके लिए कई सारी योजनाओं को चलाती है, उनका मैनेजमेंट करती है, वो वही शासन है। यद्यपि शासन की परिभाषा बहुत ही सरल है, लेकिन कई अंतर संबंधित और अंतरस्रावित है। अगर हम लोग फिर भी हम शासन को सरल, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं भाई शासन क्या है, विकास की प्रक्रिया में सरकार द्वारा देश में उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग। देखो जैसे मान लो भाई हमारे देश में सरकार है, सरकार को भाई मान लो डेवलपमेंट करना, विकास करना, तो देश में जो संसाधन है, देश में जो संसाधन मौजूद हैं, रिसोर्स मतलब कोई भी जो वहां मौजूद है भैया, पेड़ है, कुछ भी पहाड़ है, झरना है, नदी है, ताल है, कुछ भी है, खाने पीने की चीजें हैं, सरकार देश में मौजूद संसाधनों का उपयोग करके सार्वजनिक कल्याण की बात करे, वही क्या भैया शासन है। शासन में विकास की प्रक्रिया में औपचारिक और अनौपचारिक संगठन है, यानी शासन में क्या होता है, शासन क्या करता है, विकास करता है। शासन के जरिए सरकार क्या विकास का काम करती है, और देश में जितने मौजूद संसाधन है उन संसाधनों का बेहतर ढंग से प्रयोग करे, यही शासन है। ठीक है, शासन की अवधारणा में कई सारे दृष्टिकोण हैं। राज्य की कार्यपालक शाखा अर्थात सरकार की केवल गतिविधि को संकीर्ण करने, यानी शासन को आप कह सकते हैं, शासन में जहां हम लोग विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्य के वे अंग हैं जो निजी क्षेत्र और नागरिक समाज से सकारात्मक व सह क्रियात्मक संबंधों स्थापित। यानी भाई शासन में क्या होता है कि शासन में अगर आप देखें जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, या जो हमारी विधान पालिका है, उसके साथ अगर आप देखेंगे उनके जरिए सरकार क्या करती है, शासन को चलाने का काम करती है। क्या सरकार जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका, इनके जरिए क्या करती है, शासन को बेहतर ढंग से या व्यवस्थित ढंग से चलाने का प्रयास कौन करती है, हमारी सरकार करती है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं भाई मेरे, शासन कह रहे हैं ना।
शासन की व्याख्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आर्थिक संरचनाओं के माध्यम से प्रबंधन करना। यानी शासन में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, किसी भी काम मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करने का काम होता है। यानी सरकार जो है वो पूरे देश को मैनेज करती है, प्रबंधन करती है। शासन में तो यही, जैसे डीएम है, एसडीएम है, एसएचओ है, या यानी आईएएस और आईपीएस जो है क्या करते हैं, शासन प्रशासन को चलाने में काम करते हैं। भाई यही तो शासन है ना, आप समझ रहे हैं। नहीं, शासन के जरिए सरकार क्या कर रही है, अपनी योजनाओं को लोगों में पहुंचाने का काम करती है। शासन तो यही है ना कि शासन में भाई कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको एक प्रकार से उसके योजनाएं मिले, जनता की भलाई के लिए काम करती है शासन में सरकार। सरकार भाई कम से कम कानून लगाए और ज्यादा से ज्यादा शासन करे, यही लोग चाहते हैं। ये चीजें कहां पर होती हैं, शासन में होती हैं। शासन शब्द सरकार के व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है जो वर्तमान समय में उपयुक्त है। शासन का अर्थ है कानून और आदेशों के संचालन से कहिए। भाई शासन का मतलब ये नहीं कि कानून और आदेश, ठीक है भाई, शासन में सरकार कानून तो बनाएगी, आदेश तो दे, लेकिन इससे भी ज्यादा हम लोग शासन को मानते हैं। शासन जो है वो राज्य में निर्णयन के स्थापन की काम करता है, तुलना में शासन कहीं ज्यादा। हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से सहभागी व्यवस्था है जिसमें जनता और सरकार की भागीदारी होती है। शासन में कहते भैया जनता और सरकार की भागीदारी है। जनता यानी सरकार जनता की भलाई के लिए उत्तम सेवाओं को काम करती है। यानी शासन में क्या होता है कि जनता की भलाई के लिए काम किया जाता है और जनता की समस्याओं को समाधान किया जाता है और जनता को जीने की योग्य और संतोषजनक और आनंद में व्यवस्था बनाने का काम कौन करती है, सरकार करती है। यानी शासन में क्या होता है भैया कि शासन में जनता और सरकार आपस में मिलजुल करके काम करते हैं। सरकार जनता की भलाई के लिए काम करती है, उनको अच्छी सेवाएं प्रदान करती है। शासन में सरकार क्या करती है कि जनता की समस्याओं का समाधान करेगी और जनता को जीने योग्य, संतोषजनक और आनंदमय जीवन प्राप्त करने में उनके क्या मदद करती है। ये कैसे भाई शासन है। शासन में अगर आप देखिए जैसे विश्व बैंक भी कह सकते हैं कि शासन को चलाने में क्या करता है, मदद करता है। विश्व बैंक क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, यानी क्या है, इंटरनेशनल संस्थान है जिसने सबसे पहले शासन शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। शासन शब्द में विश्व बैंक क्या करता है कि हर एक देश को भाई जिसको पैसे वैसे की कमी रहती है उसको पैसा वैसा देता है, लोन देता है, और जिसके जरिए वो देश जो है वो लोगों की भलाई के लिए क्या कर सके, काम कर सके। आप लोग समझ रहे हैं। यानी शासन को आप एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि शासन जो है वो जनता की भलाई और जनता के कल्याण के लिए क्या करता है, काम करता है। शासन में ये होता है कि देश में जो मौजूदा संसाधन है उन संसाधनों का, उन रिसोर्सों का बेहतर ढंग से हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसका बेहतर ढंग से प्रयोग करके जनता को तमाम तरह की सहूलियतें और जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता उठाती है। और शासन में कह सकते हैं, जैसे हमने बात किया कि शासन में जनता यही यानी आवाम यही चाहती, जनता यही चाहती है कि सरकार कम से कम, सरकार क्या करे, कम से कम सरकार हो, यानी सरकार नियम कानूनों को कम जनता पर थोपे और बेहतर और अच्छा शासन चलाए। तो शासन बहुत एक इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। शासन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, शायद दो भी कई बार पेपर में पूछ लेता है। तो आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो शासन को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चाहे देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 रहेगा, भारत में शासन का ढांचा। देखो यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो एक बार बता दूं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कोई न कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। तो देखिएगा शासन के संचालन का ढांचा, राज्यकर्ता की भूमिका, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो एक बार समझो, शासन संचालन में जब भी पूछे राज्यकर्ता की भूमिका का मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी सरकारी चीजें हैं, जैसे भाई भारत में जो शासन चलता है वो किस पर आधारित होता है, तुम सबने बहुत सुना ना। तो भारत में भाई मेरे शासन कुछ चीजों पर चलता है। देखो जब भी पूछे शासन संचालन में राज्यकर्ता की भूमिका, तो भारत का जो शासन प्रशासन है वो किस पर चलता है। तो भाई सबको पता है कि हमारे देश में जो शासन चलता है ना भाई, वो किस पर चलता है जी, संविधान के अनुसार शासन चलता है। देखा होगा ना
कि शासन में अगर आप देखेंगे तो किसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस सबसे भैया, संविधान। देखो सुना भी होगा ना कि भारत में जो संविधान है, संविधान के जरिए ही भारत का शासन चलता है। और शासन राज्यकर्ता का मतलब होता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको आप कह सकते हैं कि राज्य। जब भी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शासन संचालन में राज्यकर्ता की भूमिका आ सकता है। दूसरा है गैर राज्यकर्ता, इसको भी हम लोग बात करेंगे। तो राज्यकर्ता का मतलब है कि शासन को चलाने में राज्य की जो सरकारी संस्थाएं हैं उन वो कौन कौन सी हैं, ऐसे कह सकते हो कि भाई जैसे राज्य, जैसे भारत हमारा एक राज्य है, ठीक है, भारत एक राज्य है, तो भारत को चलाने में सरकारी कौन कौन सी संस्थाएं या चीजें हैं जिनकी भूमिका होती है। तो भाई भारत में शासन किन किन चीजों के जरिए चल रहा है, तो भाई सबसे पहले संविधान, सुना होगा ना कि भारत में जो शासन चलता संविधान के जरिए चलता है। संविधान में जो जो चीजें बताई गई, जो जो चीजें कही गई हैं, भारत में शासन क्या है, उन्हीं के सहारे चलता, उन्हीं के। दूसरा किसके जरिए भारत में भाई जो शासन चलता, संसद के जरिए। संसद क्या करती है, भारत में शासन चलाने क्या करती है, नियम कानून बनाती है। सुना होगा ना कि भारत में जो शासन किसके जरिए, भाई संसद जो है ना। दूसरा क्या, संसद। तो राज्यकर्ता में भाई संसद, संसदीय प्रणाली, जैसे भाई अगर आप लोग कह सकते हैं कि लोकसभा है, राज्यसभा है, यानी शासन संचालन में अगर आप देखेंगे राज्यकर्ता में तो संसदीय प्रणाली, ठीक है भाई। अगर कोई और देश होगा तो वहां पर, जहां पर संसद नहीं है तो वहां पर कुछ और होता होगा उसके जरिए। तो भारत में अगर आप देखें शासन संचालन में, अगर आप देखें राज्यकर्ता में संसदीय प्रणाली की क्या है, बड़ी भूमिका है। संसदीय प्रणाली का मतलब जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इनकी भी बड़ी भूमिका शासन को चलाने में, सरकारी। तीसरा राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, जो भाई शासन चलाने में राजनीतिक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है, देखा नहीं होगा कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट है, जैसे भाई गृह मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं, फलाने फलाने दुनिया भर के जो मंत्री होते हैं, ये भी तो शासन को, ये भी तो शासन चला रहे हैं भारत में। भाई शासन भारत में कौन चला रहा है, पहले संविधान चलाता है जी, दूसरा संसद, संसद के जरिए शासन चल रहा। तीसरा राजनीतिक कार्यपालिका कौन सी है, राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब था प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है उसमें प्रधानमंत्री हैं, उसमें गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, यानी जो जितनी पूरी मिनिस्ट्री होती है, ये भी तो भारत में शासन चला रही है ना। चलाती कि नहीं चलाती, सुना होगा ना, ये भी शासन चलाती है। और आप लोगों ने सुना कि जो है प्रशासनिक कार्यपालिका, आईएएस जो है, आईपीएस, ये भी तो शासन चला रहे हैं ना भारत में। देखा होगा ना कि शासन चलाने में अगर आप देखेंगे तो जो आईएएस हैं, जिसको हम लोग प्रशासनिक कार्यपालिका, इनकी भी तो बड़ी भूमिका ना शासन चलाने में। सुना होगा ना कि भारत में प्रशासनिक का मतलब होता है जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एसपी है, डीएसपी है, ये सब जितने होते हैं, ये लोग भी तो शासन चला रहे ना, ये भी तो शासन चलाते ना। तो राज्यकर्ता में भी आएंगे कौन, प्रशासन, प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका मीन्स आईपीएस हो गया, ठीक, या आईएएस हो गया, ठीक है। अगला अगला भारत में शासन कौन चला, स्थानीय शासन करता, जैसे भाई अगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका, ये भी तो शासन चला रहे हैं ना, ये भी तो शासन चला रहे हैं ना। अगर आप लोग बात करेंगे तो भारत में शासन और कौन चला, भाई जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, अगर आप जिला परिषद है, उसके प्रकार आप कह सकते हैं कि नगर निगम है, नगर पालिका है, ये भी तो शासन चला रहे हैं भारत में राज्यकर्ता में। अगर आप देखेंगे तो इनकी भी क्या है कि शासन को चलाने में अगर आप देखेंगे तो बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भारत में भाई शासन सबसे पहले कौन चलाता, संविधान के जरिए शासन चलता है, संसद शासन चला रही है, ठीक है। और प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, दुनिया भर के जो मंत्री हैं, ये सब शासन चला है। तीसरा आईएएस और आईपीएस, जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका। चौथा जो हमारी पंचायतें हैं, जो नगर निगम है, ये शासन चला रहे हैं। और भाई छठा है न्यायपालिका, भी शासन चलाती, जो एक प्रकार से लोगों को दंड देती है, तो न्यायपालिका भी तो शासन चलाती है। तो भारत में टोटल 6 ऐसी चीजें हैं जो शासन चला रही हैं। ये राज्यकर्ता में कौन कौन से आते हैं, एक प्रकार से आप लोग भारत में शासन चलाने में राज्यकर्ता में 6 हैं, संविधान है, संसद है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट है, या कह सकते आईएएस आईपीएस जो प्रशासनिक कार्यपालिका है, स्थानीय शासन या नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, भी तो शासन चला रही है लोकल में, ठीक है। और छठा भाई न्यायपालिका, यानी जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं, ये भी तो क्या करें, ये भी तो शासन चला रही है ना, कि जो न्यायपालिका होती है
जो एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि सजा देने का काम करती हैं। ये टोटल ऐसी 6 हैं जो क्या करती हैं, शासन को चला रही हैं। ठीक है, इनकी क्या है, शासन को चलाने में क्या है, एक बड़ी भूमिका है। यानी राज्यकर्ता का सिंपल सा ही मतलब समझ कि ऐसी कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं हैं। जब भी पूछे कि भाई शासन चलाने में राज्यकर्ता, यानी राज्य, स्टेट एक्टर इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेट एक्टर्स, यानी राज्य की कौन कौन से चीजें हैं जो शासन को चला रही है। राज्यकर्ता यानी सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी, तो भैया ये सारी सरकारी संस्थाएं जो शासन को चला रही हैं। अब हम लोग बात करें शासन को चलाने में गैर राज्यकर्ता, भाई शासन को चलाने में जो गैर राज्य, पहला है बाजार। बाजार भी शासन को चलाता है, लेकिन बाजार शासन को तो चलाता तो है जरूर, लेकिन एक प्रकार से सिर्फ लाभ कमाना चाहता है। क्या बाजार जो होता है, यानी जो मार्केट की बात करते हैं, ये भी शासन को चलाता है, इसलिए इसकी हम लोग बात करेंगे। और एक बताओ, बहुत ही ज्यादा हाई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि शासन संचालन में गैर राज्यकर्ता की भूमिका, और 20 नंबर का क्वेश्चन है, छाप देता किताब में। और प्रीवियस ईयर का अगर आप लोग पलटोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो एक क्वेश्चन मुझे लगता है राज्यकर्ता से ज्यादा गैर राज्यकर्ता पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। अगर आप जितने प्रीवियस ईयर को देखोगे ना, अगर आप लोग पेपरों में, तो बहुत पूछा गया है कि सही शासन संचालन में गैर राज्यकर्ता की भूमिका। गैर राज्यकर्ता का मतलब होता है कि भाई शासन को चलाने में जो सरकारी संस्थाएं नहीं, वैसी कौन कौन सी संस्थाएं जो राज्य को, शासन को चला रही, तो भैया उसमें दो आता है, एक बाजार है, बाजार भी शासन को चलाता है। बाजार भी कह सकते हैं, बाजार कैसे शासन को चलाया गया, अरे बाजार रेट फिक्स करता ना, कौन सा सामान कितने में बिकेगा, कौन सी वस्तु कितने में बिकेगी, क्या इसको कौन फिक्स करता है, बाजार। बाजार शासन को तो चलाता है, लेकिन बाजार लाभ कमाता है। ठीक है, लेकिन जो राज्य करता है, जिसको हम लोगों ने राज्यकर्ताओं की बात की, वो जनता के कल्याण के लिए काम करता है। क्या राज्यकर्ता वाले जो हैं वो जनता के कल्याण के लिए शासन चला रहे हैं, और जो गैर राज्यकर्ता है तो भैया जनता के कल्याण के लिए नहीं, ये सिर्फ अपनी भलाई के लिए राज्य यानी शासन चला रहे हैं। शासन को चलाने में नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, भैया एनजीओ, इनकी भी बड़ी भूमिका है। ये भी शासन प्रशासन को चलाने में अगर आप देखो बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। भाई कहीं पर सड़क टूट गई, कहीं पर कुछ हो गया, बच्चों को शिक्षा देने में या पेड़ पौधे लगाने में, यानी जो नागरिक समाज है यह भी शासन को चलाने में क्या है, इसकी भी बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती ना। जो नागरिक समाज, देखो बहुत सारे एनजीओ आज लोग बन गए, जो हम लोग बात करें, बहुत सारे एनजीओ होते हैं ना जो शासन को चलाते हैं, लेकिन ये क्या है, शासन को चलाने में गैर राज्यकर्ता, यानी सरकारी संस्थाएं नहीं है, लेकिन सरकारी संस्था ना होते हुए भी शासन को चलाने में इनकी भूमिका हम लोग कह सकते हैं कि जैसे होता है बहुत सारे सिविल सोसाइटी होती हैं, देखा होगा ना, मैंने एनजीओ जिसको हम लोगों ने बात किया, जैसे भाई कुछ एनजीओ हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, गरीब बच्चे हैं, आदिवासी हैं, SC ST के बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं, या जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए उनको पढ़ा रहे हैं। ऐसे एनजीओ देखा होगा कि जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे एनजीओ को देखा जो हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं, जो गरीब व्यक्ति उनकी दवाइयों का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी एनजीओ आप लोगों ने देखा होगा कि जो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को लेकर के काफी काम कर रहे हैं, ये भी शासन को चला रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं सरकारी नहीं, गैर राज्यकर्ता, यानी स्टेट एक्टर नहीं, इसको नॉन स्टेट एक्टर बोला जाता है। यानी नागरिक समाज की भी भूमिका कह सकते हैं कि शासन चलाने में होती है। ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से जनता के कल्याण की बात करते हैं। सिर्फ बाजार भी शासन को चलाता है। कैसे चलाता है, क्योंकि बाजार किसी भी चीज का क्या करता है, फिक्स करता है, रेट फिक्स कर देता ना। भाई बाजार ही तो डिसाइड करता कि कोई भी वस्तु जो है वो कितने में बिकेगी और कितने में वो वस्तु खरीदी जाएगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शासन को चलाने में अगर हम लोग बात करें तो कि जो राज्यकर्ता हैं इनकी जो भूमिका है, गैर राज्यकर्ता की बात करें, इनकी भी भूमिका बड़ी है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शासन संकेतक। शासन संकेतक का मतलब होता है कि भाई मेरे, जैसे हम लोग भारत की बात, जैसे हमारा देश है भारत, ठीक है, तो भाई इंडिया में शासन अच्छा चल रहा कैसे आप मानोगे। जैसे मान लो तुम किसी भी स्टेट, जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, आप पंजाब में रहते होंगे, कोई गुजरात में रहता होगा, कोई बंगाल में रहता होगा, कोई मध्य प्रदेश में रहता होगा। जैसे मान लो आप अपने स्टेट में रहते हो, अगर मैं पूछूं भैया तुम्हारे राज्य में कैसा शासन चल रहा है, तो तुम किस आधार पर बताओगे शासन अच्छा चल रहा है। जैसे मान लो कि हमारे देश में भैया भ्रष्टाचार कम है, तो हम लोग कैसे भैया अच्छा शासन है ना। यानी शासन संकेतक का मतलब होता है कि अच्छा शासन चल रहा है, इसका संकेत क्या है, यानी इसका इंडिकेट क्या है।
इंडिकेटर का मतलब इससे कैसे हमें संकेत मिलेगा कि भाई शासन अच्छा है। तो शासन संकेतक का मतलब होता है कि शासन जो है वो अच्छा शासन है, इसको हम कैसे पहचाने। तो शासन संकेतक का मतलब कि शासन जो शासन प्रशासन जो सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है, जो एक प्रकार से सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में चल रहा है, वो शासन अच्छा शासन है खराब शासन है, इसके कौन कौन से संकेत हैं, यानी इसके कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से बिंदु हैं जिनके जरिए हम जान सकते हैं या जिनके जरिए हम समझ सकते हैं कि शासन अच्छा है या बुरा शासन है। भैया शासन को जानने का सबसे पहला तरीका है जहां पर कानून का शासन हो। जैसे मान लो भाई जो कानून बना है, जो नियम बना है, नियम और कानून के अनुसार, नियम और ये क्या था पहले क्या बताया, जैसे नियम और कानून के अनुसार अगर शासन चल रहा है तो भैया अच्छा शासन है ना। अरे नियम बन गया है कि रोड के लेफ्ट साइड से चलना है तो भाई सब लेफ्ट से चल रहे हैं। नियम बन गया है कि जो नियम है नियम के अनुसार यानी विधि शासन, इसमें अगर आप देखेंगे यानी अगर कानून का शासन है यानी जो नियम कानून है अगर उनके अनुसार शासन चल रहा है भाई हम कहेंगे अच्छा शासन है। दूसरा क्या शासन अच्छा शासन कैसे, मैंने शासन का संकेत क्या है, भ्रष्टाचार जहां पर नहीं है, ठीक है, तभी तो कहोगे भाई अच्छा शासन है। जहां पर भ्रष्टाचार का कंट्रोल किया जा रहा है, करप्शन जहां पर कम किया जा रहा है, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या क्या बोलोगे भाई कि वहां पर भी अच्छा सा, ये भी शासन का संकेत है। शासन का दूसरा सबसे बड़ा संकेत है भाई भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। जहां पर करप्शन नहीं है, जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, उसको भी हम लोग कहेंगे कि अच्छा शासन है, बढ़िया शासन है। क्या है, अच्छा शासन का एक एग्जाम्पल आप लोग कह सकते हैं जहां पर भ्रष्टाचार का अभाव है, समझ रहे हैं कि जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, कोई रिश्वत नहीं मांग रहा, वही तो बोलोगे भाई शासन का अच्छा शासन है। जैसे मान लो कि तुम किसी सरकारी संस्थान में अपना काम करवाने गए, ठीक है, जैसे मान लो कि भाई भाई कोई जन्म प्रमाण पत्र में अपना बनवाने गया और वहीं मुझे से 2,000 रुपया मांग लिया गया बनाने के लिए, तो मैं थोड़ी कहूंगा अच्छा शासन चल रहा है, मैं बोलूंगा भ्रष्टाचार चल रहा है, अच्छा शासन कहाँ है। यानी क्या है कि जहां पर भाई मेरे भ्रष्टाचार पर कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा, वो अच्छा शासन है। दूसरा भैया जैसे बताओ कि जहां पर जवाबदेही है, यानी शासन अगर आपका रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी चीज की जवाबदेही है, तो जवाबदेही यानी यानी दूसरा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तिगत जहां पर बोलने की आजादी है उसको अच्छा सा। जैसे मान लो आप किसी देश में किसी इलाके में रहते हो, किसी देश में रहते हो या किसी राज्य में तुम रहते हो, वहां पर तुमको बोलने की आजादी नहीं, तो तुम कहोगे अच्छा शासन चला, बोलोगे यहाँ तो तानाशाही चल रही है। यानी शासन का संकेत क्या है कि जहां पर अभिव्यक्ति है, यानी अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी है। अभिव्यक्ति का मतलब भैया बोलने की आजादी, जहां पर आप बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपने विचार कह सकते हैं, यानी हम इसको बोलेंगे जहां पर आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी है, हम लोग वहां पर कहेंगे कि भाई मेरे यहाँ पर अच्छा शासन है। और जहां पर शासन जवाबदेह रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अच्छा शासन आप किसे कहेंगे, जहां पर जवाबदेही है, यानी शासन जो है जैसे मान लो आप कुछ काम करवाने गए, आपका काम नहीं तो या नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा तो आपको जवाब दे रहा, तो इसको बोलते हैं। दूसरा अच्छा शासन को हमको लोग कैसे मानेंगे, जहां पर हिंसा का भाव है, जहां पर भाई मेरे हिंसा नहीं है, मारपीट नहीं है, दंगा फसाद नहीं है, अगर ये चीजें नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि अच्छा शासन है। यानी हिंसा की अनुपस्थिति, यानी जहां पर क्राइम नहीं हो रहा है, जहां पर हिंसा नहीं हो रही है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा शासन कहेंगे। यह अच्छा शासन कहा जा सकता प्रभाव ये, यानी हिंसा की अनुपस्थिति भी अगर जहां कहीं पर है उसको हम लोग कहेंगे भाई अच्छा शासन है। देखो तुम कहीं इलाके में रहते हो, ठीक है, किसी की सरकार है, ठीक है, मान लो तुम दिल्ली में रहते हो, अब दिल्ली में डेली दंगा हो रहा है, डेली मार पिटाई हो रहा है, तो क्या बोलेगा, अच्छा शासन है, तुम बोलोगे बढ़िया बड़ा खराब शासन है, ठीक है। और तुम ऐसी जगह चले गए जहां पर भाई सब शांति से रहते हैं, शांति का माहौल बना हुआ, हिंसा नहीं फैली हुई, तुम बोले भाई वहां का मैं गया था, गुजरात गया था, अच्छा शासन वहां का। अच्छा शासन कैसे बोलोगे, तो तुम कुछ देख के बोलोगे भाई वहां भ्रष्टाचार नहीं है, वहां पर हर व्यक्ति सरकारी डिपार्टमेंट में जो हर व्यक्ति जवाब देता है, भाई वहां पर कानून के अनुसार सब काम होता है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, वहां पर मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं, पुलिस अच्छी काम करती है, तब कहोगे कि भाई ये अच्छे शासन का संकेत है। और जहां पर भाई भ्रष्टाचार चल रहा है, जो मार पिटैया हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो वो अच्छा शासन थोड़ी है। तो अच्छे शासन का संकेत क्या है कि जहां पर हिंसा नहीं है,
दूसरा, जहां पर सरकार प्रभावशाली उसका अच्छा सा, जैसे मान लो कि तुम कहीं पर रहते हो वहां सरकार काम ही नहीं करे, यानी सरकार की जहां पर जवाबदेही है, क्या है कि जहां पर सरकार रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा शासन बोलेंगे। यानी जहां पर सरकार जो है या जो हमारी गवर्नमेंट क्या है, प्रभावशाली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा शासन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा शासन कहते हैं। अगर मान लीजिए हिंसा नहीं हो रही है, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, ये शासन के संकेत हैं। अरे भाई जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है तो शासन का अच्छा संकेत है, भाई अच्छा शासन चल रहा है। जहां पर कानून का शासन है, ये शासन का संकेत है। जहां पर गुणवत्ता है, यानी शासन एक क्वालिटी शासन है, नियामक, या जहां पर सरकार प्रभावशाली, यानी सरकार तुरंत रिस्पॉन्स करती है। आज एक बात बताओ कि जैसे मान लो तुम भाई कहीं पर रहते हो, ठीक है, और वहां पर कुछ हो गया, तुमने मिलाया पुलिस को फोन, पुलिस नहीं आ रही है, तो तुम बोलोगे अच्छा शासन है, ये तो खराब शासन का। और जैसे मान लो भाई मार लड़ाई झगड़ा हो गया, तुमने फोन किया, फट से पुलिस आ गई, तो तुम बोलोगे भाई अच्छा शासन है। ये क्या है, शासन का संकेत है। जहां पर शासन जवाबदेह है, जहां पर आपको बोलने की आजादी है, जहां पर लड़ाई झगड़ा हिंसा नहीं है, जहां पर नियमों के अनुसार शासन चल रहा है, जहां पर भ्रष्टाचार नहीं, ये शासन के संकेत हैं। क्या है, ये शासन के संकेत हैं। यानी इससे पता चलता है कि वहां पर जो शासन है अच्छा शासन है। इस शासन को, ये इस प्रकार की अगर ये सारी चीजें अगर मिल गई तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, सुशासन। सु माने सुंदर, अच्छा शासन, सुंदर शासन चल रहा है भाई, जहां पर सरकार जिम्मेदार है, बोलने की आजादी है, हिंसा नहीं है, नियमों के अनुसार काम हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं है, जवाबदेही है, ठीक है, साफ सफाई है, क्या है, ये अच्छे शासन क्या क्या है, संकेत है। तो शासन संकेतक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है और इनको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा, शासन में हितधारक। तो इसमें हितधारक से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा, हितधारक से आएगा। जैसे हितधारक क्या है, शासन प्रक्रिया में हितधारक क्या है, हितधारक का महत्व क्या है, इससे रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखो हितधारक क्या होता है, एक संगठन में एक हितधारक, कई समूह, और देखो एक संगठन में एक हितधारक कोई समूह या व्यक्ति जो संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धियों से प्रभावित होता या हो सकता है। हितधारक का सिंपल से अगर मैं अर्थों में बात करूं, जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे गांव से एक सड़क गई। अब आसान शब्दों में समझना हितधारक क्या है। जैसे मान लीजिए कि मेरे गांव से एक सड़क गई, ठीक है, तो भाई सड़क जो बनी है, ठीक है, ठीक है, जो सड़क बनी है उसका हितधारक कौन कौन है। हितधारक में जैसे भाई सरकार ने बनाया तो सरकार आएगी, जिस डिपार्टमेंट ने सड़क बनाई वो लोग आएंगे, सड़क के किनारे जो लोग दुकान करेंगे वो आएंगे, सड़क पर जो लोग चलेंगे वो सारे लोग उसके हितधारक के रूप में आएंगे। और आसपास के जो गांव हैं, यानी उस सड़क से जिस व्यक्ति पर भी सकारात्मक, यानी उससे आपको फायदा मिला तो आप हितधारक हैं, अगर उससे आपका नुकसान हुआ तो भी आप क्या है, उसके हितधारक हैं। ये इसी को हम लोग बोलते भाई मेरे, हम हितधारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई वस्तु आई, ठीक है, आपके घर में अगर कोई चीज आई है, अगर आप उस चीज का यूज कर रहे हैं या वो चीज अगर आप पर इफेक्ट डालती है तो क्या हो गए, आप उसके हितधारक हो गए। यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, इग्नू एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इग्नू में आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इग्नू में अगर कोई कुछ भी होता है तो आप उसके क्या माने जाएंगे, हितधारक माने जाएंगे, क्योंकि आप उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जो चीज क्या है कि आपको प्रभावित कर रही है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हितधारक कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे घर के आगे एक सड़क बनी, तो सड़क सरकार ने बनाई, कोई कंपनी थी जिसको ठेका मिला था, वो भी हितधारक है, सरकार भी हितधारक है, जो लोग सड़क पर चलेंगे वो भी हितधारक हैं, सड़क पे जो गाड़ियां चलेंगी वो भी जो चलाएंगे वो भी हितधारक में आएंगे, और जो कंपनी गाड़ियां बना रही है वो भी हितधारक है, सड़क के किनारे जो लोग
दुकानें करेंगे वो भी हितधारक हैं, और सड़क में जो सड़क पर गाड़ी चल जो प्रदूषण होगा, जो बीमार होंगे, वो भी क्या है, उसके हितधारक के रूप में माने जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हितधारक। यानी किसी भी चीज से हितधारक उसको कहते हैं, या उसका आपका सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार का अगर आपका उसका प्रभाव पड़ता है, तब आप उसके हितधारक के रूप में आते हैं। तो हितधारक क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। हितधारक में जैसे मान लीजिए कि भाई एक सड़क बनी, तो नागरिक भी हितधारक है। कोई हितधारक कौन कौन हो सकता है, जो नागरिक हैं। राज्य में अगर कोई चीज बनेगी तो नागरिकों पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो नागरिक हितधारक हो सकते हैं। भाई कोई संगठन या कोई कंपनी है, अगर उसको बना रही है या उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो भी उसकी हितधारक है। हितधारक एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिसको भी लाभ मिल रहा है, जिसको भी उससे फायदा हो रहा, चाहे लाभ मिले या घाटा हो, वो भी हितधारक है। व्यापार, जो व्यापार है, व्यापार उसके रास्ते वो भी हितधारक है। मीडिया भी हितधारक है, ठीक है। यानी जो उसका प्रचार प्रसार कर रही है, वह भी उसकी क्या, हितधारक में आएगी। सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, जो नेता हैं, जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, ये सभी क्या है, हितधारक कहलाते हैं। हितधारक एक व्यक्ति, समूह, संगठन हो सकता है जो किसी भी गतिविधि में रुचि या हिस्सेदारी रखता है। हितधारक का मतलब है जिसकी भैया हिस्सेदारी है किसी चीज में। यानी जिस भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में क्या है, हिस्सेदारी है, उसको हितधारक कहते हैं। जिससे भी आपको सकारात्मक कोई भी चीज अगर आपको सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, आप उसके हितधारक माने जाएंगे। समझ रहे हो, कोई भी काम अगर हो रहा है, उससे अगर मुझे फायदा होता है या उससे मुझे घाटा होता है, इसका मतलब क्या हूं, मैं उसका हितधारक हूं। समझ रहे हैं, कोई भी चीज जो है आप उसके क्या माने जाएंगे, हितधारक माने जाएंगे। जैसे मान लो भाई कि मेरे घर के सामने एक सड़क बन गई, ठीक है, तो सड़क में न मैंने सड़क बनाई है, न सड़क पे मैं कंपनी वाला हूं, न सड़क पे मैं शायद चल भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उसका हितधारक कैसे, भाई सड़क पर जो प्रदूषण होगा वो तो मेरी नाक में ही जा रहा ना, सड़क के किनारे मेरा घर है ना, तो मैं भी क्या हो गया, उसके हितधारक। किसी भी चीज के होने में अगर आपका उसका सकारात्मक या नकारात्मक अगर आपका उस पर प्रभाव पड़ता है, तब आप उसके क्या माने जाएंगे, हितधारक माने जाएंगे। तो हितधारक क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा भी और आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है भाई। तो हितधारक काफी इंपॉर्टेंट है। शासन प्रक्रिया में भाई हितधारक होते हैं, ठीक है। शासन प्रक्रिया में हितधारक की जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर देखिएगा हितधारक का महत्व क्या है। हितधारक क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, किसी भी चीज में साझेदार होगा, यानी उसकी पार्टिसिपेट रहेंगे। गठबंधन के रूप में भी क्या होते हैं, हितधारक होते हैं। क्या सभी काम कौन करता भाई, मेरे हितधारक ही करते हैं। देखो हितधारक की भागीदारी होती, कोई भी चीज है, जैसे मान लो सड़क बनी, रोड बना, सरकार कोई योजनाएं लेकर के आई है, उससे अगर आप पर प्रभाव पड़ रहा है, अगर आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके हितधारक हैं, या आप कह सकते हैं आप उसके हितधारक कहलाएंगे, क्योंकि उससे कह सकते हो उस चीज के होने से आप पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों कैसे हम लोग कह रहे हैं कि आपका उस पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, यानी सीधे सीधे आप उसके क्या हो गए भाई, मेरे हितधारक हो, यानी आप उसके क्या हो गए, शेयर होल्डर, ठीक है। जैसे संचार, इसमें शामिल सभी प्रकार के लोगों, संचार के जो लोग होते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये भी भैया हितधारक होते हैं। किसी भी चीज का अगर आप संचार कर रहे हैं, यानी उसकी आप उससे जानकारी ले रहे हैं, साझा कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, तो हितधारक है। परमारस, यानी जो लोग एक प्रकार से अनुभव या जानकारी देते हैं, वो भी हितधारक है। भागीदारी, इसमें अगर आपका उसमें भागीदारी किसी न किसी भी प्रकार से अगर आप में उसकी उस चीज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भागीदारी है, आप उसकी उसमें शामिल हैं, ठीक है। प्रतिनिधित्व, यानी आप उसका प्रतिनिधित्व करते तो भी आपके हितधारक हैं। साझेदारी या सहयोग, किसी भी चीज में अगर आपकी साझेदारी हिस्सेदारी है या आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो भी क्या है, आप हितधारक कहलाएंगे। आप किसी भी चीज के निर्णय लेने में या उसके उत्पादन करने में, निर्णय यानी कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई फैसला लिया जा रहा है,
आप उस फैसले लेने में शामिल हैं, या आप उस, जैसे मान लो भाई मेरे घर में फैसला हो रहा है कि भाई सबको सुबह 5 बजे उठना है, तो भाई सुबह 5 बजे अगर सबको उठना है तो मुझे भी उठना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा भाई, मैं भी उसका हितधारक हो गया ना। यानी कोई भी जो फैसला या कोई भी जो डिसीजन लिया जा रहा है, उससे अगर उससे मैं सकारात्मक या नकारात्मक मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। सरकार अगर कोई भी कार्य कर रही है, याद रखिएगा, सरकार कोई सड़क बना रही है, कोई पुल बना रही है, सरकार कोई योजना लेकर के आ रही है, सरकार किसी योजना को शुरू कर रही है, सरकार कोई नया टैक्स लेकर के आ रही है, तो उसका अगर मेरे पर सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार का अगर मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तब मैं आपको क्या सीधे सीधे हितधारक कहलाऊंगा। सीधे सीधे यानी आप क्या, सीधे सीधे आप उसके क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए, यानी आप उसके क्या बन गए भैया, मेरे हितधारक बन गए। तो हितधारक क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। तो हितधारक वाला जरूर करके जाएगा, और ये एग्जाम में आता ही आता है। और जैसा मैंने बताया इसी से ऐसी टाइप से आपसे पूछेगा, हितधारक को लेकर के आ सकता है, तो इसको करके भी आइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं।